हेलो गाइस, वेलकम टू सैपेक्स एजुकेशन। दिस इज नीलोफ गज्जर। सो फर्स्ट चैप्टर हमने कंप्लीट कर दिया है 12th स्टैंडर्ड में, इलेक्ट्रिक फील्ड और इलेक्ट्रिक चार्ज। आई होप कि आपने भी वो सारे वीडियोस फर्स्ट चैप्टर के देख लिए होंगे और अच्छे से समझ लिया होगा। काफी सारे स्टूडेंट्स ने मुझे डाउट भी पूछे हैं, काफी सारे स्टूडेंट के साथ मैंने पर्सनली वीडियो कॉल से पर्सनल डाउट भी उनके सॉल्व कराए हैं। कुछ लोगों का ऐसा कहना था कि भाई आप एनसीईआरटी का कंप्लीट सॉल्यूशन कराना, तो हाँ मैं कराना ही वाला था पूरा कंप्लीट सॉल्यूशन। फर्स्ट चैप्टर जैसे ही पूरा हुआ है सो हम यहाँ पे लेके आए हैं एनसीईआरटी सॉल्यूशंस, मतलब एनसीईआरटी के सबसे पहले मैं जो एक्सरसाइज के पीछे के क्वेश्चंस है वो पूरे सॉल्व कराऊंगा। अभी इसमें क्या होगा कि कुछ क्वेश्चंस ऐसे हैं जो हमने आगे ऑलरेडी कर लिए हैं, जो मैं बीच बीच में वीडियो रख रहा था उसमें हमने कर लिए हैं, तो वो वाले क्वेश्चंस में फिर से रिपीट नहीं कराऊंगा, ठीक है। और कुछ ऐसे क्वेश्चंस हैं जो करने लायक भी नहीं है, वो क्वेश्चन भी नहीं कराऊंगा, वो आप खुद से भी कर सकते हो। कोई भी रेफरेंस बुक में से अगर आप उसको रीड करो तो आपको समझ में आ जाएगा। तो जो भी क्वेश्चंस मैंने बताए उन सबको छोड़ के बाकी सारे क्वेश्चंस आपको यहाँ पे सॉल्यूशन पे मिल जाएंगे। और आपको ऐसा है कि नहीं भी ये वाला क्वेश्चन मुझे समझ में नहीं आया अभी भी खुद से करने से भी, तो आप डाउट पूछ सकते हो, वो भी मैं आपको समझा दूंगा, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो एनसीईआरटी के सॉल्यूशंस फर्स्ट चैप्टर का। मैं ऐसी आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आप एनसीईआरटी बुक लेके बैठिए, ठीक है। तो आपको क्वेश्चन अगर उसमें से देखने हो तो देख सकते हैं। सो स्टार्ट करते हैं। सम नंबर 1 है, क्वेश्चन नंबर 1.1। ऑलरेडी मैंने यहाँ पे कुछ क्वेश्चंस लिख के रखे हैं, तो डायरेक्टली मैं आपको बताता हूँ फर्स्ट नंबर के क्वेश्चन में क्या है। दे हैव गिवन 2 स्फीयर्स, ओके, 2 स्फीयर्स है, दोनों स्फीयर को 30 सेंटीमीटर दैट मींस 0.3 मीटर जितने डिस्टेंस पे रखा हुआ है एयर में। दोनों के ऊपर चार्ज है Q1 Q2, Q1 की वैल्यू Q2 की वैल्यू भी गिवन है, और हमें ऐसा पूछा है कि ये दोनों के ऊपर कितना इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लगेगा। भाई कूलम्स को लगाओ, यहाँ पे कोई बड़ी बात नहीं है। फोर्स F इज इक्वल्स टू K Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर, राइट। तो इसमें कुछ करना नहीं है, K Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर सारी वैल्यूज डाल दो। K की वैल्यू 9 10⁻⁹, Q1 Q2 की वैल्यू आपको गिवन है, R की वैल्यू आपको गिवन है। ध्यान रखना सारे भी जितने भी क्वांटिटी है वो सबको आपको ऐसा में लेना है, तो 30 सेंटीमीटर में से 0.3 मीटर करना भूलना नहीं। एक और बात आपको यहाँ पे खास ध्यान रखनी पड़ेगी, ये जो फॉर्मूला है उसमें मैंने ये जो K यूज किया वो सिर्फ और सिर्फ हम जब दोनों चार्ज को एयर में रखा होता है तब यूज कर सकते हैं, राइट। K की वैल्यू 9 10⁻⁹ कब लेते हैं, जब एयर में हो तभी लेते हैं, ओके। सो वो बात आपको ध्यान रखनी पड़ेगी कि ये दोनों चार्ज को कौन से मीडियम में रखा है। अगर एयर में रखा है ऐसा बोले तो ये यूज कर सकते हैं, नहीं बोले तो भी ये यूज करेंगे, बिकॉज बाय डिफॉल्ट उसको एयर में रखा है ऐसा हमें मान लेने का। अगर ऐसा बताया हो कि कोई दूसरे मीडियम में रखा है तो वो मीडियम की परमिटिविटी गिवन होगी, या तो डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट गिवन होगा। ध्यान रखना, परमिटिविटी एप्सिलॉन या तो डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट कैपिटल के, ये कुछ ना कुछ दिया होगा और उसके अकॉर्डिंगली हमें सम सॉल्व करना पड़ेगा। आएगा ऐसा क्वेश्चन आगे, और आपको अगर इसमें भी अभी डाउट हो तो वो वीडियो में जाके देख सकते हो, ठीक है। ये सॉल्व करोगे आप तो आपका आंसर आ जाएगा। सेकंड क्वेश्चन पे जाते हैं, ये तो बहुत इजी था। सेकंड नंबर का क्वेश्चन देखो, इसमें भी ऐसा ही है, 2 स्फीयर्स गिवन है हमें। ये दोनों स्फीयर, एक स्फीयर के ऊपर चार्ज है 0.4 माइक्रोकूलम, दूसरे स्फीयर के ऊपर के चार्ज है -0.8 माइक्रोकूलम, राइट। एक के ऊपर पॉजिटिव एक के ऊपर नेगेटिव। अब ऐसा यहाँ पे बताया है F12 दैट मींस फोर्स एक्टिंग ऑन 1/2, मतलब -0.8 वाला +0.4 वाले के ऊपर 0.2 न्यूटन का इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लगा रहा है। फाइंड करना है हमें डिस्टेंस बिटवीन दीज 2 चार्जेस, ओके। दोनों को एयर में रखे हुए हैं, बहुत सिंपल सी बात है। अगेन वही फॉर्मूला यूज करेंगे कूलम्स लॉ का। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स F इज इक्वल्स टू K Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर, राइट। क्या करना है हमें इसमें से R फाइंड कर लेना है। बोला है कि एयर में है तो K की वैल्यू भी 9 10⁻⁹ करते हैं। R फाइंड, R स्क्वायर इज इक्वल्स टू K Q1 Q2 अपॉन F ऐसा हो जाएगा। सो दिस इज इक्वल्स टू K की वैल्यू 9 10⁻⁹, Q1 Q1 है 0.4 10⁻⁻6 माइक्रोकूलम में से कूलम में जाना पड़ेगा, सबको ऐसा में आपको कन्वर्ट करना ही पड़ेगा। इनटू सेकंड चार्ज इज -0.8 माइक्रोकूलम, 0.8 माइक्रो मतलब 10⁻⁻6। ध्यान रखना, मैंने आपको आगे भी बताया हुआ है कि इलेक्ट्रिक फोर्स और इलेक्ट्रिक फील्ड वो दोनों वेक्टर क्वांटिटी है, तो वेक्टर क्वांटिटी की डायरेक्शन हम ऑलरेडी दिखा देते हैं, ओके। डायरेक्शन दिखा दी है, इसके लिए ये जो नेगेटिव चार्ज की साइन है उसको वापस से फॉर्मूला में यूज नहीं करने की।
किसके लिए ऐसा कर देंगे हम? इलेक्ट्रिक फोर्स और इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए, क्योंकि दे आर वेक्टर क्वांटिटी और उसकी डायरेक्शन हम पहले से दिखा देते हैं। राइट, यहाँ पे हम अगर हमें डायरेक्शन दिखानी हो तो हम ऐसा बोल सकते हैं कि ये दोनों के बीच में जो फोर्स लगेगा वो अट्रैक्टिव टाइप का होगा। क्यों हमने ऐसा बोला अट्रैक्टिव टाइप का होगा? बिकॉज इसके पास नेगेटिव है, इसके पास पॉजिटिव है, तो हमने साइन का यूज कर लिया ना। क्या क्या कहां पे यूज किया? ऐसा बताने में यूज किया कि दोनों के ऊपर अट्रैक्टिव फोर्स लगेगा। तो एक बार यहाँ पे साइन का यूज हो गया है तो फॉर्मूला में साइन का यूज नहीं करेंगे, खास ध्यान रखना। ओके, नीचे एफ आया है तो एफ की वैल्यू है 0.2 इज इक्वल्स टू आर स्क्वायर। इसमें से आपको आर फाइंड करना पड़ेगा। आर फाइंड करने में क्या ध्यान रखना है मैं आपको ये बात बताना चाहता हूँ, बाकी कैलकुलेशन तो आप कर ही सकते हो। देखो 10 की यहाँ पे वॉट कोई भी वैल्यू आएगी, 10 की वैल्यू 9 इंटू 10 रेज टू ये -6 मिला के -12 हो जाएगा। राइट, सो आर स्क्वायर इज इक्वल्स टू यहाँ पे कोई भी वैल्यू आएगी इंटू 10 रेज टू -3। सो ये नहीं चलेगा। आर स्क्वायर में से आर फाइंड करना है तो हम दोनों जगह पे अगर स्क्वायर रूट लेंगे तो ये जो 10 की पावर है वो हाफ हो जाएगी, उसकी 1/2 पावर लेनी पड़ेगी। तो 3 की हाफ 1.5, ऐसी कोई पावर नहीं मजा आएगा। ओके, तो क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे जो पावर है 10 की उसको आपको इवन बनाना पड़ेगा। इधर इसको -4 बनाओ या तो इसको -2 बनाओ। ओके, ऐसा करोगे उसके बाद ही आप अच्छे से सॉल्यूशन कर पाओगे। अगर -4 है तो स्क्वायर रूट होने के बाद -2 हाफ, अगर -2 कर रहे हो पावर को तो स्क्वायर रूट लेने के बाद -1 कर दो और उसके अकॉर्डिंगली आपका जो आंसर है वो आ जाएगा। ठीक है, सो ये बात आपको ध्यान रखनी है। आर का आंसर आपको मीटर में लेके आ जाना है। अगर नहीं आता है तो मुझे बताना, मैं आपको कराऊंगा सॉल्यूशन पर्सनली। ठीक है, लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में हमें ये रेशियो दिया हुआ है ke² (g)(me)(mp). We have to prove that this ratio is dimensionless. इसकी कोई डायमेंशन नहीं है, ऐसा हमें प्रूव करना है। नंबर 1। सेकंड क्वेश्चन ऐसा पूछा है कि what does this ratio signify? ओके, तो पहले फर्स्ट नंबर का करते हैं कि ये जो रेशियो है वो डायमेंशनलेस है। चलो ध्यान से देखना। फर्स्ट नंबर, एक काम करो, सबके यूनिट लिखो। अगर यूनिट लेस हो गया तो डायमेंशन लेस तो होने ही वाला है, तो यूनिट लिखते हैं, वो ज्यादा इजी रहेगा। स्मॉल के का यूनिट कूलम्ब्स लॉ वाली थियरी में मैंने करवाया था। स्मॉल के का यूनिट न्यूटन मीटर स्क्वायर अपॉन कूलम्ब स्क्वायर, राइट, इनटू ई दैट इज चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन एंड प्रोटॉन 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। मतलब वो चार्ज है, चार्ज का यूनिट होगा कूलम, स्क्वायर है तो कूलम का स्क्वायर। ठीक है, डिवाइडेड बाय नीचे जी, कैपिटल जी इज यूनिवर्सल ग्रेविटेशन कांस्टेंट 11th स्टैंडर्ड में 8 नंबर के चैप्टर में आया हुआ है और उसका डायमेंशन फॉर्मूला कुछ ऐसा है, न्यूटन मीटर स्क्वायर अपॉन किलोग्राम स्क्वायर। ठीक है, जी के फॉर्मूला में मास आते हैं, मतलब ग्रेविटेशन फोर्स के फॉर्मूला में मास आता है, इसलिए यहाँ पे किलोग्राम आएगा। इलेक्ट्रिक फील्ड के फॉर्मूला में चार्ज आता है तो वहां पे कूलम आया है। बाकी तो देखो न्यूटन मीटर स्क्वायर तो सेम ही है दोनों में। फाइन, सो नाउ इनटू एमई इंटू एमपी। एमई मतलब मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, यूनिट किलोग्राम। एमपी मतलब मास ऑफ प्रोटॉन, यूनिट किलोग्राम। तो किलोग्राम इंटू किलोग्राम, किलोग्राम स्क्वायर। नाउ यू कैन सी किलोग्राम स्क्वायर कैंसल, ये भी कैंसल, ये भी कैंसल, सब कुछ कैंसिल हो गया। मतलब ये जो टर्म मिला हमें वो यूनिट लेस मिला। यूनिट लेस है मतलब वो डायमेंशन लेस भी हो गया। ओके, डायमेंशन लेस। सो वी हैव प्रूव्ड हियर दैट द रेशियो गिवन अस इज डायमेंशनलेस। नंबर टू, देखो ये थोड़ा सा कंसेप्चुअल है। व्हाट डज दिस रेशियो सिग्निफाई? अब यहां पे अगर हम ऐसा करेंगे, इलेक्ट्रॉन को और प्रोटॉन को आर जितने सेपरेशन पे रख देते हैं, ठीक है, तो दोनों के बीच में इलेक्ट्रिक फोर्स भी लगेगा, फाइन, और दोनों के बीच में ग्रेविटेशन फोर्स भी लगेगा, बिकॉज दे बोथ हैव चार्ज, तो इलेक्ट्रिक फोर्स, दे बोथ हैव मास, तो ग्रेविटेशन फोर्स। अब ये दोनों का अगर हम रेशियो ले तो इलेक्ट्रिक फोर्स का फॉर्मूला के Q1 Q2, दोनों का चार्ज E है तो E स्क्वायर अपॉन R स्क्वायर। ओके, ग्रेविटेशन फोर्स का फॉर्मूला लिखे तो G M1 M2, M1 मतलब इलेक्ट्रॉन का मास, Me, M2 मतलब प्रोटॉन का मास, MP अपॉन डिस्टेंस स्क्वायर R स्क्वायर। So you can see distance square cancel because distance तो सेम ही है दोनों केस में,
तो के स्क्वायर अपॉन जी एम ई एम पी ऐसा मिल गया. नाउ इफ यू पुट ऑल द वैल्यूज, इफ यू पुट ऑल द वैल्यूज हियर, जो भी वैल्यू है वो आपको पुट करनी है. के की वैल्यू 9 10⁻⁹, ई की वैल्यू 1.6 10⁻⁹, जी की वैल्यू 6.67 10⁻11 और एम ई मास ऑफ इलेक्ट्रॉन 9.1 10⁻31, प्रोटॉन का मास 1.6 10⁻27. सारी वैल्यू आपको पता ही है वैसे. ओके, कांस्टेंट है तो ये तो सारी वैल्यू सब्स्टिट्यूट करोगे तो आपको कुछ आंसर जो मिलेगा वो कुछ 2.3 नियरली इक्वल टू इंटू 10⁻39 जितना मिल रहा है. What does it mean कि इलेक्ट्रिक फोर्स इज 2.3 इंटू 10⁻39 टाइम्स ग्रेविटेशनल फोर्स. सो दिस रेशियो देखो ना, Fe अपॉन एफ जी किया तो हमें वही रेशियो मिला ना, के स्क्वायर अपॉन जी एम ई एम बी, राइट. तो ये रेशियो क्या सिग्निफाई करेगा? ये रेशियो की अगर हम वैल्यू निकालेंगे तो हमें ये दिखाता है कि इलेक्ट्रिक फोर्स ग्रेविटेशन फोर्स से 10⁻39 टाइम्स स्ट्रॉन्गर है. ओके, ये बात तो बताता है, राइट. ठीक है. क्वेश्चन नंबर 4 और क्वेश्चन नंबर 5. क्वेश्चन नंबर 4 क्या है देख लेते हैं हम. क्वेश्चन नंबर 4 ऐसा है, एक्सप्लेन द मीनिंग ऑफ द स्टेटमेंट इलेक्ट्रिक चार्ज ऑफ बॉडी इज क्वांटाइज्ड. क्वांटाइजेशन ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज, प्रॉपर्टीज ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज वाला वीडियो है, उसमें क्वांटाइजेशन ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज है, उसमें इसका आंसर आ गया है, वही बात आपको बतानी है. दूसरा क्वेश्चन है उसमें 1.4 में ही, व्हाई कैन वन इग्नोर क्वांटाइजेशन ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज व्हेन डीलिंग विद माइक्रोस्कोपिक दैट इज लार्ज स्केल चार्जेस. बड़े चार्ज की बात करेंगे तो क्वांटाइजेशन को हम निग्लेक्ट करेंगे, ऐसा क्यों करेंगे बताया है उसी प्रॉपर्टी में, सेम वीडियो में आप देख सकते हो. ठीक है. फिर 1.5 भी हमने ऑलरेडी करा हुआ है. ऐसा इसमें बताया है कि ग्लास रॉड को रब करेंगे तो उसमें से चार्ज डेवलप होता है, उसमें सिल्क में इलेक्ट्रॉन जाते हैं तो मास में कोई चेंज आता है या नहीं आता है, ऐसा कुछ पूछा हुआ है. सो ये भी हमने ऑलरेडी कर चुके हैं हम प्रॉपर्टीज ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज वाले वीडियो में. लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज आप अगर देखोगे तो उसमें यही बातें बताई, आपको मिल जाएगा आंसर, बहुत इजी है. ठीक है. सो 1.6 क्वेश्चन देख लो, आप रीड कर लेना. 1.6 खास रीड करना. देखो 1.6 में क्या है, यू आर गिवन अ स्क्वायर है. ओके, ए बी सी डी, ए बी सी और डी पे जो इलेक्ट्रिक चार्जेस रखे हुए हैं रिस्पेक्टिवली आर 2 माइक्रोकूलम, -5 माइक्रोकूलम, 2 माइक्रोकूलम एंड -5 माइक्रोकूलम. अब वो लोगों ने ये स्क्वायर के सेंटर पे 1 माइक्रोकूलम का चार्ज लाके रख दिया, राइट. सो ऐसा पूछा है, व्हाट इज द नेट फोर्स एक्टिंग ऑन दिस 1 माइक्रोकूलम चार्ज प्लेस्ड एट द सेंटर ऑफ द स्क्वायर. ओके, कोई बात नहीं. तो भाई ये जो 1 माइक्रोकूलम का चार्ज है उसके ऊपर ये चारों के चारों वर्टाइसेस पे जो चार्ज रखे हैं वो फोर्स लगाएंगे. ये बात से एग्री करते हो? तो हम क्या करेंगे, सबके फोर्स पहले दिखाएंगे, ध्यान से देखना. सबसे पहले ये -5 माइक्रोकूलम, ये +1 माइक्रोकूलम. सो ये इसको अट्रैक्ट करेगा, तो उसके ऊपर के फोर्स को मैं कुछ इस डायरेक्शन में दिखाता हूं, इन दिस मैनर. ओके, उसको हम बोल देते हैं एफ डी. डी के ऊपर का चार्ज है ना. नाउ ये 2 माइक्रोकूलम का चार्ज 1 माइक्रोकूलम के चार्ज को रिपेल करेगा, ये इसको रिपेल करेगा, तो उसको मैं कुछ इस डायरेक्शन में दिखा रहा हूं. दिस इज योर एफ सी, राइट. नाउ दिस -5 माइक्रोकूलम चार्ज अट्रैक्ट दिस 1 माइक्रोकूलम चार्ज, और मैं उसको ऐसे दिखा रहा हूं. दिस इज योर एफ सी. ओके, क्या हुआ यहां पे देखो ध्यान से, एफ डी और एफ सी दोनों के मैग्नीट्यूड सेम होंगे. एफ डी में 2 कौन से चार्ज है, 5 और 1. एफ सी में भी 5 और 1. डिस्टेंस भी सेम है, स्क्वायर के सेंटर से वर्टाइस का, स्क्वायर के सेंटर से वर्टाइस का. तो चार्ज सेम होते हैं, डिस्टेंस सेम होता है, तो फोर्स का मैग्नीट्यूड सेम ही मिलता है अकॉर्डिंग टू दिस फॉर्मूला. मतलब ये दोनों फोर्स के मैग्नीट्यूड सेम है और डायरेक्शन तो हमें अपोजिट दिख ही रही है, तो ये दोनों एक दूसरे की इफेक्ट को नलीफाई कर देंगे. मतलब ये दोनों मिला के उसके ऊपर कोई नेट फोर्स नहीं लगाएंगे. जितना ये खींच रहा है उतना ही ये खींच रहा है, वो इधर भी नहीं जा रहा है, इधर भी नहीं जा रहा है. सिंपल. नाउ ये 2 माइक्रोकूलम का चार्ज जो ए पे है वो 1 माइक्रोकूलम के चार्ज को करेगा रिपेल. ओके, रिपेल करेगा. सो वो फोर्स आएगा कुछ इस डायरेक्शन में ऐसे. दिस विल बी एफ ए.
नाउ अगेन ए और इसके बीच में 1 माइक्रोकूलम, सी और इसके बीच में 1 और 2 माइक्रोकूलम, चार्ज सेम है, डिस्टेंस भी सेम है, और तो ये एफ सी और एफ ई दोनों के मैग्नीट्यूड सेम होंगे, एफ सी और एफ ए के। डायरेक्शन अपोजिट है तो वो दोनों भी एक दूसरे की इफेक्ट को नलीफाई कर देंगे। सो व्हाट यू कैन सी हियर, यहाँ पे 1 माइक्रोकूलम पे जो नेट फोर्स लग रहा है वो नेट फोर्स तो 0 हो गया, नेट फोर्स इज इक्वल्स टू 0, सिंपल, राइट। सो इस तरह से आप सॉल्व कर सकते हो। अगर डिस्क्रिप्टिव टाइप का आपको सॉल्यूशन चाहिए तो कैसे कर सकते हैं वो भी मैं बता रहा हूँ। डिस्क्रिप्टिव टाइप में आप कैसे लिखेंगे, पहले मैं इसको हटाता हूँ थोड़ा। सो हियर वी कैन से दैट एफ ए, वेक्टर एफ ए लिख रहा हूं, वेक्टर एफ ए इज इक्वल्स टू माइनस ऑफ वेक्टर ई सी। कैन वी? यस, एफ ए और एफ सी दोनों के मैग्नीट्यूड सेम मतलब बीच में इक्वल टू लिखा, और डायरेक्शन अपोजिट मतलब माइनस करके लिखा। न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन, कूलम लॉ में अगेन देख लेना, ठीक है। फिर ये दोनों की बात करें, एफ सॉरी दिस विल बी एफ बी, दिस विल बी एफ बी है वो। एफ बी और एफ डी की बात करें तो वो दोनों के मैग्नीट्यूड भी सेम है और डायरेक्शन अपोजिट है, तो एफ बी इज इक्वल्स टू माइनस ऑफ वेक्टर एफ डी, ऐसा होगा, राइट। नाउ फोर्स एक्टिंग ऑन 1 माइक्रोकूलम चार्ज, नेट फोर्स एफ नेट इज इक्वल्स टू, क्या करेंगे, जितने भी फोर्स है वो सबका वेक्टर एडिशन करेंगे। वेक्टर एडिशन मतलब वेक्टर एफ ए प्लस वेक्टर एफ बी प्लस वेक्टर एफ सी प्लस वेक्टर एफ डी, राइट, ठीक है। नाउ व्हाट इज वेक्टर एफ ए? वेक्टर एफ ए इज इक्वल्स टू माइनस वेक्टर एफ सी माइनस वेक्टर एफ सी। फिर व्हाट इज एफ बी वेक्टर? माइनस वेक्टर एफ डी माइनस वेक्टर एफ डी, प्लस ये दोनों को एज इट इज रखो, फिर उसको भी चेंज नहीं कर देना तो कुछ मिलेगा नहीं आपको। सो वेक्टर एफ सी प्लस ये है वेक्टर एफ डी, सो यू कैन सी माइनस एफ सी प्लस एफ सी माइनस एफ डी प्लस एफ डी हो गए 0, सो एफ नेट is equal to 0. So you can see net force 0 आ गया। डिस्क्रिप्टिव टाइप में आपको ऐसे लिखना है, अगर एग्जाम में पूछे डिस्क्रिप्टिव टाइप की तो ऐसे करना है, ठीक है, फाइन। सो जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे अभी, ठीक है। तो अभी नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 1.7 है, वो थियोरेटिकल क्वेश्चन है। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस का ये क्वेश्चन है। फर्स्ट में ऐसा है उसमें कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आर कंटिन्यूअस कर्व, ऐसा बीच में कोई ब्रेक नहीं आ सकता है, कंटिन्यूअस ही हो सकती है इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन। तो ये प्रॉपर्टी में आया है ना, ऐसा क्यों है समझो। इलेक्ट्रिक फील्ड है, इलेक्ट्रिक फील्ड वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू डिस्टेंस स्क्वायर ऐसा हो सकता है, राइट। इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू डिस्टेंस ऐसा हो सकता है। इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू डिस्टेंस स्क्वायर किसके लिए? पॉइंट चार्ज के लिए, के क्यू अपॉन आर स्क्वायर। इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू डिस्टेंस किसके लिए? इनफाइनाइट लॉन्ग लाइन चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन के लिए हो सकता है, राइट। इलेक्ट्रिक फील्ड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू क्यूब ऑफ द डिस्टेंस डायपोल के लिए, केपी अपॉन आर क्यूब टू केपी अपॉन आर क्यूब, ऐसे फॉर्मूला हमने डिराइव किए हैं, राइट। और अगर हम प्लेन सरफेस देखें इनफाइनाइट लार्ज, तो उसके लिए इलेक्ट्रिक फील्ड आर पे डिपेंड नहीं करता है। मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड अगर डिक्रीज होगा तो धीरे धीरे क्यूब से, डिस्टेंस की क्यूब से डिक्रीज हो सकता है, उससे ज्यादा पावर से नहीं। तो इलेक्ट्रिक फील्ड धीरे धीरे डिस्टेंस के साथ में डिक्रीज होता है। तो यहाँ पे देखो, अगर हम डिस्टेंस बढ़ाएंगे इलेक्ट्रिक फील्ड डिक्रीज होगा, तो सडनली ब्रेक आना मतलब वहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड है ही नहीं, ऐसा नहीं होगा। ब्रेक आया, इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं है, वापस से इलेक्ट्रिक फील्ड चालू हुआ, ऐसा नहीं हो रहा है। इलेक्ट्रिक फील्ड कंटिन्यूअसली डिस्टेंस के साथ डिक्रीज हो रहा है या तो कांस्टेंट रह रहा है, तो बीच में ऐसा ब्रेक नहीं आना चाहिए। दैट्स व्हाई इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आर कंटिन्यूअस कर्व्स, ठीक है, फाइन। दूसरा क्वेश्चन उसके अंदर ही ऐसा है कि टू इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कैन नेवर इंटरसेक्ट ईच अदर। इसका रीजन मैंने आपको बताया था, फिर से एक बार। ये जो इंटरसेक्शन पॉइंट है वहां पे अगर हम टेंजेंट ड्रॉ करेंगे तो वो टेंजेंट हमें इलेक्ट्रिक फील्ड की उस पॉइंट पे डायरेक्शन दिखाता है, राइट। तो ये पॉइंट पे दो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस है, तो वहां पे हमें इलेक्ट्रिक फील्ड की दो डायरेक्शंस मिलेंगे, एंड व्हिच इज नॉट पॉसिबल एट अ सिंगल पॉइंट। इलेक्ट्रिक फील्ड कैन नेवर बी इन टू डिफरेंट डायरेक्शंस, so this is not possible. Okay, question number 1.8 देखिए आप। क्वेश्चन नंबर 1.8 में ऐसा है, 2 point charges are given to you, QA and QB. QA is plus 3 microcoulomb, QB minus 3 microcoulomb, और दोनों के बीच का सेपरेशन है वो 20 सेंटीमीटर है। आपको लग रहा होगा कि ये तो डाइपोल हो गया, राइट। यस, हो सकता है डाइपोल, लेकिन एक छोटी सी बात है इसमें कि दोनों के बीच का डिस्टेंस काफी ज्यादा है, 20 सेंटीमीटर का डिस्टेंस काफी ज्यादा हुआ।
सो हमें उसको डायपोल नहीं बोलना चाहिए। डायपोल के लिए डिस्टेंस छोटा हो तो ज्यादा बेटर है। वैसे हमने आइडियल डायपोल भी देखा था, अगर आपको याद हो तो। आइडियल डायपोल में दोनों के बीच का डिस्टेंस टेंड्स टू 0 बताया था, राइट। तो डायपोल में डिस्टेंस जितना कम हो दोनों चार्ज के बीच का, उतना हमारे लिए अच्छा है। तो उस टाइम पे हम डायपोल का लॉजिक यूज करेंगे, यहां पे नहीं करेंगे। ओके, सो ऐसे तो चार्ज रखे हुए हैं और हमें करना क्या है, वैसे उनका जो मिड पॉइंट है ये O पॉइंट, वहां पे नेट इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करना है। तो कैसे करेंगे, ये दोनों को पॉइंट चार्ज लेके करो, डायपोल लेके नहीं करो। ये क्यू है, पॉजिटिव चार्ज है, तो O पॉइंट पे उसका इलेक्ट्रिक फील्ड अवे फ्रॉम द चार्ज, बोल देते हैं उसको EA। फॉर पॉजिटिव चार्ज इलेक्ट्रिक फील्ड इज अवे। ये क्यू भी नेगेटिव है तो उसका इलेक्ट्रिक फील्ड टुवर्ड्स द चार्ज। नेगेटिव चार्ज के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड टुवर्ड्स द चार्ज आएगा, तो इसके लिए इलेक्ट्रिक फील्ड उसके टुवर्ड्स में आएगा, उसको हम बोल देते हैं EB, राइट। नेगेटिव के लिए उसके टुवर्ड्स आएगा, पॉजिटिव से उससे दूर जाएगा। सो व्हाट यू कैन सी हियर, at point O both the electric fields are in the same direction. So to find total electric field at point O, EO, what we can do, we can add these two electric fields directly. So this is equals to now EA, that means ये A चार्ज का यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड, पॉइंट चार्ज के इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला KQ/R², राइट। KQ/R², पॉइंट चार्ज का इलेक्ट्रिक फील्ड। अभी ए का लिया हमने तो यहाँ पे QA लेंगे और RA लेंगे। वैसे QA और QB दोनों का मैग्नीट्यूड तो सेम ही है ना, राइट। और यहाँ पे हम साइन तो देखेंगे नहीं, आगे भी आ गया ऐसा, आप देखो वो क्वेश्चन में इलेक्ट्रिक फील्ड में और फोर्स में हम साइन नहीं लेते हैं। क्यों नहीं लेते हैं, बिकॉज साइन का यूज करके ही हमने EB डायरेक्शन दिखाई और इसीलिए प्लस किया दोनों को, तो वो नहीं लेना। मतलब QA और QB का मैग्नीट्यूड सेम है तो मैं यहाँ पे Q ही लिखता हूँ ना, कंफ्यूजन ना हो। और डिस्टेंस देखो, A से O का डिस्टेंस 10 सेंटीमीटर बिकॉज इट इज मिड पॉइंट, B से O का डिस्टेंस भी 10 सेंटीमीटर, राइट। तो डिस्टेंस भी सेम है तो वहां पे R नहीं लिखता हूँ, R लिख देता हूँ। प्लस B के लिए भी क्या होगा, KQ/R²। व्हाट आई मीन टू से कि ये हो जाएगा 2KQ/R²। ऑल द वैल्यूज हैव गिवन टू यू, आप बहुत इजीली इसको सॉल्व कर सकते हो। एयर पे रखे, कुछ बोला नहीं है, सो दीज चार्जेस आर प्लेस्ड इन एयर, राइट। एयर में है तो K की वैल्यू 9 लेंगे। सॉल्व करोगे तो आंसर मिलेगा आपको इलेक्ट्रिक फील्ड का। इलेक्ट्रिक फील्ड का यूनिट है न्यूटन पर कूलम। फाइन। नाउ इन द सेम क्वेश्चन यू आर आस्क्ड अनदर क्वेश्चन कि भाई O पॉइंट पे स्मॉल q चार्ज दैट इज 1.5 × 10⁻⁹ कूलम लाके रख देंगे तो वो स्मॉल q चार्ज के ऊपर कितना फोर्स लगेगा। देखो, फोर्स फाइंड करने के दो मेथड्स हैं, ये इसके ऊपर फोर्स लगाए, ये भी इसके ऊपर फोर्स लगाए, KQ1Q2/R², KQ1Q2/R², कूलम्स लॉ यूज करो, दोनों की फोर्स की डायरेक्शन फाइंड करो और नेट फोर्स फाइंड करो। ये एक मेथड हुई कूलम्स लॉ की। लेकिन दूसरी मेथड ये थी F = QE, राइट। लेकिन उसके लिए क्या होना चाहिए, हमें इलेक्ट्रिक फील्ड पता होना चाहिए। तो O पॉइंट पे Q चार्ज को रखा है और O पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड तो हमें पता चल गया है, राइट। सो ये इलेक्ट्रिक फील्ड पता है, सो वी कैन यूज दिस फॉर्मूला डायरेक्टली। दैट मींस F = Q, इसके ऊपर फोर्स फाइंड करना है ना, तो उसका चार्ज लो 1.5 × 10⁻⁹ इनटू इलेक्ट्रिक फील्ड एट O पॉइंट, यहां पे आपको जो मिला है वो लेना है। सो यू विल गेट द आंसर डायरेक्टली, ठीक है। सो यू कैन सी कूलम्स लॉ का यूज करते हो तो बहुत लेंथी हो जाता, ये यूज किया हमने F = QE, सो बहुत इजीली एक स्टेप में आंसर आ गया। वैसे तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड का फिजिकल सिग्निफिकेंस है जो हमने थ्योरी में देखा था, प्रैक्टिकली भी हमें बहुत अच्छा समझने को आ रहा है। ओके, सो जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। 1.9 नंबर का क्वेश्चन मैं देखता हूं कौन सा है। आपको लग रहा होगा ये कौन सी बुक लेके आया है सर, ये है एसएल अरोरा, जूनी पुरानी एसएल अरोरा। वैसे बहुत मोटी होती है लेकिन मैं क्या करता हूँ, हर बार उसके 5 पार्ट्स कर देता हूँ। 15 चैप्टर्स है तो 3 चैप्टर के 5 पार्ट्स कर देता हूँ। इसमें पहले 3 चैप्टर्स है, ओके। तो इसमें से मैं क्वेश्चन देख रहा हूँ। वैसे अभी मेरे पास एनसीईआरटी और दूसरी बुक्स तो है नहीं, लॉकडाउन चल रहा है, सारी बुक्स क्लासेस पे पड़ी है और मैं हूँ घर पे, तो मुझे इससे काम चलाना पड़ रहा है। वैसे एसएल अरोरा बहुत बढ़िया बुक है। बात कर रहे थे हम 10 नंबर के क्वेश्चन की। हाँ, इसमें डायपोल 9 नंबर के क्वेश्चन की हम बात कर रहे थे। इसमें
हाँ, इसमें देखो दो हमें दिए हैं कोऑर्डिनेट 0 0 -15 0 0 +15, वहां पे दो चार्ज रखे हैं और उसका कुछ हमें डाइपोल मोमेंट फाइंड करनी है। ये सेम क्वेश्चन मैंने सेम कराया है, वैल्यू सेम है। डाइपोल क्वेश्चंस ऑन इलेक्ट्रिक डाइपोल ऐसा जो वीडियो है उसमें आप देख लेना, सेम क्वेश्चन है। वैसे बहुत इजी है, आप कर भी सकते हो उससे, लेकिन अगर नहीं आता है तो वो वीडियो में देख लेना। फाइन, लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट नंबर 10 क्वेश्चन, इलेक्ट्रिक डाइपोल। क्वेश्चन आप रीड कर लेना प्लीज। इलेक्ट्रिक डाइपोल ऑफ डाइपोल मोमेंट 4×9 कूलम मीटर इज गिवन टू अस। वो इलेक्ट्रिक डाइपोल को रखा हुआ है इलेक्ट्रिक फील्ड में जिसका मैग्नीट्यूड, जिसकी इंटेंसिटी है 5×4 न्यूटन पर कूलम। द सिचुएशन इज लाइक दिस, सपोज दिस इज इलेक्ट्रिक फील्ड, ओके, इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर E, और ये इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर इलेक्ट्रिक डाइपोल को प्लेस किया है इन दिस मैनर। ये इलेक्ट्रिक डाइपोल की डाइपोल मोमेंट वेक्टर P, you can see the angle between dipole moment and electric field is also given to us and which is 30 degree, this one. So this is the situation and we are asked that find out the torque acting on the dipole. ये यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है ऐसा हमें मानना पड़ेगा बिकॉज इलेक्ट्रिक फील्ड की ये वैल्यू कांस्टेंट रह रही है। सो दिस इज यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, वैल्यू में वेरिएशन नहीं आ रहा है, ध्यान रखना। सो यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में डाइपोल को रखेंगे, उसके ऊपर टॉर्क लगेगा। टॉर्क टॉ इज इक्वल्स टू PE sin थीटा। बिहेवियर ऑफ इलेक्ट्रिक डाइपोल इन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड वाला टॉपिक, ठीक है। सो भाई इसमें तो अभी तो कुछ बचा ही नहीं करने का। P दे दिया, E दे दिया, थीटा दे दिया, सब कुछ तो है। P की वैल्यू 4, E की वैल्यू 5, 4 5 20 और 10 की पावर -9 और 4 तो 10⁻⁻5 इंटू साइन थीटा 30 है, sin 31/2 तो ये हो जाएगा 10 और 10⁻⁻4, हाँ 10⁻⁻4 जूल। फाइन, टॉर्क का यूनिट होगा जूल, न्यूटन इंटू मीटर। ओके, सो बहुत इजी है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाते हैं, क्वेश्चन नंबर 11, आप रीड कर लेना प्लीज। ओके, क्वेश्चन नंबर 11 में है कि कुछ पॉलीथीन के रॉड को कोई क्लॉथ के साथ रब करा है, वुलन क्लॉथ के साथ, और उसमें वुलन क्लॉथ में से चार्ज है वो पॉलीथीन के ऊपर आ जाता है, पॉलीथीन के रॉड के ऊपर। ऐसा हमने प्रीवियस आगे वाले वीडियोस में देखा हुआ है, मेथड्स ऑफ चार्जिंग में, याद करना उसको। तो वो पॉलीथीन का रॉड है वो नेगेटिवली चार्ज हो जाएगा और उसके ऊपर कितना चार्ज डेवलप हुआ, 3.2 × 7 कूलम जितना चार्ज डेवलप हुआ है। सो हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन्स हैज बीन ट्रांसफर्ड फ्रॉम वुलन टू पॉलीथीन रॉड, ऐसा हमें पूछा है। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पूछा है, चार्ज दे दिया और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर पूछा। चार्ज गिवन है और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर पूछा है। सो वी कैन यूज दिस फॉर्मूला, Q is equals to NE, क्वांटाइजेशन। N is equals to Q upon E, Q कितना चार्ज डेवलप हुआ है, 3.2 × 10⁻⁻7 और नीचे आएगा E मतलब 1.6 × 10⁻⁻9। यू कैन सॉल्व दिस आउट वेरी इजीली, आंसर आएगा 2 × 10⁻12। इतने इलेक्ट्रॉन्स जो है वो ट्रांसफर हो गए हैं पॉलीथीन के रॉड के ऊपर, ठीक है। सेकंड क्वेश्चन ऐसा है कि मास ट्रांसफर होगा कि नहीं होगा। हाँ होगा, मास ट्रांसफर होगा बिकॉज इलेक्ट्रॉन के पास मास और इतने सारे इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हुए हैं तो थोड़ा बहुत मास ट्रांसफर होगा। तो पॉलीथीन के पास इलेक्ट्रॉन आए तो पॉलीथीन का मास थोड़ा बढ़ जाएगा। ओके, तो कितना मास बढ़ा है वो भी हमें फाइंड करना पड़ेगा। सो यू कैन फाइंड इट आउट, m मास ट्रांसफर्ड इज इक्वल्स टू n × me, ठीक है। me मतलब इलेक्ट्रॉन का मास 9.1 × 10⁻31। एक इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर हुआ होता तो इतना मास ट्रांसफर होता ना। ऐसे n इलेक्ट्रॉन, दिस मच इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हो गए हैं तो टोटल इतना मास हमें ट्रांसफर मिल जाएगा। सो ये n की वैल्यू लो और me की वैल्यू मल्टीप्लाई करो तो टोटल मास जो पॉलीथीन के जो रॉड है उसके ऊपर ट्रांसफर हुआ वो आपको मिल जाएगा। इजी। सो इन दिस वे यू कैन सॉल्व दिस आउट। लास्ट क्वेश्चन लेंगे आज के ये वाले वीडियो का, आगे वाले क्वेश्चन हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। 12 नंबर का क्वेश्चन रीड कर लो। ओके, 12 नंबर के क्वेश्चन में 2 स्फीयर्स आर गिवन टू यू, दोनों के ऊपर सेम चार्ज 6.5 × 7 कूलम, दे आर सेपरेटेड बाय 50 सेंटीमीटर डिस्टेंस।
प्लेस्ड इन एयर, ओके, दोनों स्फीयर की जो रेडियाई है वो उनके बीच के डिस्टेंस के कंपैरिजन में निग्लिजिबल है, ऐसा वर्ड यूज किया है। कूलम्ब्स लॉ अप्लाई करने की ये कंडीशन होती है। ओके, सो यहाँ पे उन लोगों ने दिया है तो हम कूलम्ब्स लॉ अप्लाई करेंगे। फोर्स फाइंड करना पूछा है कि कितना फोर्स लगेगा, वो दोनों एक दूसरे के ऊपर कितना फोर्स लगाएंगे। सो बहुत इजी है, कूलम्ब्स लॉ यूज कर लो। F इज इक्वल्स टू K Q1 Q2, सेम चार्ज है Q स्क्वायर अपॉन दोनों के बीच के डिस्टेंस का स्क्वायर R स्क्वायर। यू कैन फाइंड आउट इट इजीली, वेरी इजीली, राइट। सो इसमें से आपको फोर्स का आंसर मिल जाएगा न्यूटन। आई थिंक कुछ बी भी है उसमें। बी में क्या है, व्हाट इज द फोर्स ऑफ रिपल्जन इफ ईच स्फीयर इज चार्ज डबल द अबव अमाउंट एंड द डिस्टेंस बिटवीन देम इज हाफ्ड। ओके, दोनों चार्ज का मैग्नीट्यूड डबल कर दिया, दैट मीन्स Q डैश इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ Q कर दिया दोनों चार्ज का। डिस्टेंस बिटवीन देम इज हाफ्ड, दैट मीन्स R डैश इज इक्वल टू R बाय 2 कर दिया। सो नाउ वो दोनों के ऊपर कितना फोर्स लगेगा, F डैश लगेगा। F डैश इक्वल टू K Q1 Q2 मतलब Q डैश स्क्वायर, ओके, Q डैश स्क्वायर अपॉन R डैश स्क्वायर, डैश आ गया ना सब में। सो F डैश इज इक्वल टू K Q डैश है 2Q का स्क्वायर करो तो 4Q स्क्वायर मिलेगा, राइट, डिवाइडेड बाय R डैश स्क्वायर, R डैश इज R बाय 2, उसका स्क्वायर करेंगे तो R स्क्वायर बाय 4। अब ये 4 ऊपर जाके 16 हो जाएगा, तो 16 इंटू K Q स्क्वायर अपॉन R स्क्वायर इतना बचेगा, एंड दिस इज नथिंग बट आवर प्रीवियस फोर्स F। सो F डैश इज इक्वल टू 16 टाइम F। पहले जो फोर्स लग रहा था उससे 16 टाइम्स ज्यादा फोर्स दोनों के बीच में लगेगा, बिकॉज चार्ज बढ़ा दिया, डिस्टेंस कम कर दिया, ऑब्वियसली फोर्स बढ़ने वाला है। जो भी यहाँ पे वैल्यू आया होगी उसको 16 से मल्टीप्लाई करो एंड यू हैव योर आंसर। सो दैट्स इट फॉर दिस वीडियो, थैंक यू वेरी मच इफ यू वॉच दिस टिल द एंड। अगर आपको कोई डाउट है तो प्लीज कमेंट कर देना, और पर्सनली भी आप मैसेज करके पूछ सकते हो मुझे। आगे वाले जो क्वेश्चंस हैं वो नेक्स्ट वीडियो में हम करेंगे। और एक और बात, आपको इसके रिलेटेड क्वेश्चंस करने पड़ेंगे ज्यादा, जो मैंने जितने कराए हैं उतने इनफ नहीं होंगे आपके लिए सिर्फ। ओके, आपको अपनी प्रैक्टिस के लिए क्वेश्चंस करने ही होंगे। ऐसा जरूर जो मैं यहाँ पे बुक यूज कर रहा हूँ वो बहुत बढ़िया बुक है, आप उसमें से क्वेश्चंस कर सकते हो। एक्स्ट्रा जितने क्वेश्चंस कर सको उतने करो, वो आपके लिए अच्छा होगा। थैंक यू वेरी मच फॉर दिस वीडियो।